बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय संख्या 13 ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। आइए इस अध्याय को प्रारंभ करें। यह है अध्याय 13 ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। यात्रा दूसरों के अनुभवों, विचारों और रहन सहन को देखकर जीवन को बेहतर बनाने का एक अनोखा तरीका है। इस दौरान सफर में होने वाले खट्टे मीठे अनुभवों तथा जगह जगह यानी स्थान स्थान की रोचक जानकारियां हमारे नीरस जीवन में उमंगे भर देती है। चिपकू आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा ने अपनी लद्दाख यात्रा के अनुभवों को इस यात्रा व्रत के माध्यम से हमारे बीच में साझा किया है। लद्दाख में शांति और सुकून के अलावा घूमने के ऐसे कई स्थान हैं जो पर्यटकों के लिए जीवन भर की यादगार बन जाते हैं। लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसे शुरू करें। पहली बार जब मैं सितंबर 1955 यानी 1955 में कश्मीर घाटी में स्थित कंगन में मीरा बहन गोबल आश्रम में गया था तो उसी समय से लद्दाख जाने का सपना मैंने देखा था। मैं जब सोनमार्ग की ओर जा रहा था तो रास्ते में मील के पत्थरों पर कारगिल लिखा देखकर मन में कई प्रकार की कल्पनाएं उठती थी, यानी कई प्रकार की सोच मेरे दिमाग में आती थी। मेरा एक सपना तिब्बत जाने का था। वह तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन तिब्बत से मिलता जुलता प्रदेश तो है लद्दाख, इसीलिए वहां तो कभी भी जा सकता हूं, ऐसा मुझे विश्वास था। मई 1981 में जब हम कश्मीर कोहिमा चिपको पैदल यात्रा पर निकलने वाले थे तो हम लेह या कारगिल से पैदल यात्रा शुरू करना चाहते थे, लेकिन लद्दाख के संसद सदस्य पी नमग्याल ने कहा, लद्दाख जाकर क्या करोगे, वहां पेड़ ही नहीं है, कम से कम 1 महीना तो वहां से श्रीनगर पहुंचने में ही लग जाएगा। फिर छोटी छोटी बस्ती वाले लोग हैं, गांव है, लेकिन वे भी बहुत दूर दूर है। गांव कैसे है? दूर दूर है। हमें यात्रा श्रीनगर से ही शुरू करनी पड़ी। यात्रा का पहला चरण चंबा यानी हिमाचल प्रदेश में पूरा हुआ और वहां से मैं लद्दाख के लिए लाहौर स्थित क्षेत्र में बस से चल गया। रोहतांग दर्रा पार करते ही एक नई दुनिया के दर्शन हुए। पूरा नया सब कुछ दिखने लगा, जिसमें नदी और पहाड़ तो थे, लेकिन वहां पर पेड़ नहीं थे। पिछले सितंबर जब मैं मनाली गया था तो किसी ने बताया कि केलांग से लेह तक बस सेवा शुरू होने वाली है। इसमें देरी थी, इसीलिए 20 सितंबर को श्रीनगर से लेह की ओर जीप से निकल पड़ा। 434 किलोमीटर लंबी इस सड़क का रखरखाव सीमा सड़क संगठन करता है। सप्ताह में सोमवार के दिन यह सड़क मरम्मत के लिए बंद रहती है, यानी सोमवार को इसकी रिपेयरिंग की जाती है। अगर कोई परेशानी है तो उसे ठीक किया जाता है। बलतल से जहां पर यातायात नियंत्रण होता है, हमें आगे बढ़ने की विशेष अनुमति मिल गई। रास्ते में कंगन से आगे नदी के उस पार जहां पहले सघन वन यानी घने जंगल थे, अब उनकी छटनी हो गई है। इस बीच में एक और घुमंतु गुज्जरों के बीच खेती के लिए जमीन का वितरण था। ये जमीन प्राय तीखे ढालों पर है, जिस पर वे मक्की उगा रहे हैं और भूक्षरण की गति को तीव्र कर रहे हैं। सोनमार्ग का लंबा चौड़ा घास का मैदान अब लेह की ओर सामान लेकर जाने वाला सैकड़ों ट्रकों का विश्राम स्थल था। पहले यहाँ घोड़े चढ़ते थे। पर्यटकों को थाजी
बाज की ओर ले जाते हुए इक्के दुक्के घोड़े अब भी देखे जा सकते थे। सोनमर्ग के आगे बलतल की पड़ताल चौकी है। किसकी चौकी है? बलतल की पड़ताल चौकी। यहीं से छोटे सिंधु को पार कर एक रास्ता अमरनाथ की गुफा की तरफ को भी जाता है। यह पहलगाम वाले परंपरागत रास्तों से कुछ छोटा लेकिन कठिन है, मुश्किल है। बलतल में घाटी समाप्त यानी घाटी खत्म हो गई और हमारा रास्ता ऊपर जोजिला दर्रे की ओर बढ़ने लगा। 3450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जोजिला दर्रा लद्दाख को कश्मीर से जोड़ता है। ऊंचे पहाड़ों के बीच में गहरी जगहों को ढूंढकर पर्वतीय लोगों ने रास्ता बना दिए। इन स्थानों को ला कहते हैं। क्या कहते हैं? इन जगहों को ला कहा जाता है। दर्रे के लिए ला शब्द का उपयोग कश्मीर से लेकर ठेठ अरुणाचल प्रदेश तक किया जाता है। वहां भी हमने कश्मीर कोहिमा चिपको पदयात्रा के दौरान ला पार किया था। जो जिला मई से अक्टूबर तक ही खुला रहता है। इसके लिए सीमा सड़क संगठन लगातार कार्यरत है, लेकिन 16 नवंबर 1986 को यह इस शताब्दी की भयंकरतम दुर्घटना हुई, जिसमें सैकड़ों लोग बर्फ के तूफान के नीचे दब गए। अब कैसा तूफान आया था? बर्फ का तूफान, जिसमें बहुत सारे लोग दब गए। लेह की ओर से आने वाले ट्रकों का काफिला आगे बढ़ा ही था कि यकायक यानी एकदम से हिमपात होने लगा, बर्फ गिरने लगी। वे जानते थे कि बर्फ से पहले दर्रा पार नहीं किया गया तो 6 महीनों तक यही फंसे रहेंगे। रास्ते की सफाई के लिए लोग इंतजार कर रहे थे कि ऊपर से बर्फ का रेड़ा आया और सबके सब वही दब गए। बर्फ का गुब्बार आ गया। अब भी टूटे हुए ट्रकों के अवशेष नाले में पड़े हुए हैं। जोजिला से पानी की एक धार कश्मीर की ओर जा रही है, जो छोटे सिंधु में आकर आगे झेलम में मिल जाती है। दूसरी धारा लद्दाख की ओर जा रही है और दरास नाले से होकर सुरु नाले से मिलती है। ये सब मिलकर बड़ी सिंधु नदी का निर्माण करते हैं, बड़ी सिंधु नदी को बनाते हैं। दर्रे के से कुछ लोग आगे बढ़कर लेह की ओर से आने वाले वाहनों का नियंत्रण करने के लिए मुगमार की यात्रा नियंत्रण चौकी है। यहाँ पर सब वाहन रुकते हैं। ट्रकों की 3 किलोमीटर लंबी कतार लाइन आगे बढ़ने के लिए व्याकुल चालकों की बोलचाल में हम गुस्सा और तेजी का अनुभव कर सके। शायद यह प्राणवायु की कमी यानी ऑक्सीजन की कमी और ऊंचाई का असर हो सकता है। कभी कभी तो उन्हें 2-3 दिन भी यहाँ पर रुकना पड़ता है, इसीलिए वे खाने पकाने के बर्तन और स्टोव वगैरह सब कुछ साथ लेके चलते ताकि जरूरत पड़ने पर वो खाना बना सके और अपना पेट भर सके। अब चारों ओर खल्लात टीले थे। द्रास नदी या उसके सहायक किसी नाले के पास, जहां लोगों ने नहर निकालकर सिंचाई का इंतजाम किया था। कुछ हरियाली दिखाई देती थी। लद्दाख में एक ही फसल होती है और वह है गेहूं की फसल। सितंबर के आखिर में गेहूं कट रहे थे। गेहूं के साथ मटर भी होती है। मजनू यानी बिलो और पॉपुलर के पेड़ भी लोगों ने पनपाए हैं। इससे ईंधन और जाड़ों में घास के लिए पत्तियां प्राप्त होती है। वन यानी जंगल में वन विभाग भी यहाँ इन पेड़ों को पनप रहा है। हमें यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि रेगिस्तान के चारों ओर ईंधन का भारी अभाव और भूखे पशुओं की भरमार होने के बावजूद भी कोई इन रोपवानियों को छेड़ता नहीं है। लद्दाख का पहला जिला कारगिल है। कौन सा है? कारगिल। 2750 मीटर की ऊंचाई पर नदी किनारे पर स्थित जिला मुख्यालय की जनसंख्या केवल 2500 है, सिर्फ 2500 लोग।
यहाँ पेड़ पौधे दिखाई दिए। कारगिल से 10 किलोमीटर आगे नाले के किनारे हरा हरा बखालू गांव है। मिट्टी के घर, सपाट मिट्टी की छत, बखालू नदी की सारी घाटी हरी हरी है। खेतों में सूरजमुखी के फूल थे। 15 वर्ष पुराने मजून के पेड़ भी दिखाई दिए। सूर्योदय का समय था। चवर गाय जंगल की ओर चरने जा रही थी। रास्ते में हम थोड़ी देर मेलबेक गांव में रुके, जहां लद्दाख में प्रवेश करते ही कारगिल के गांव में मस्जिद की मीनारें दिखाई देने लगी। मस्जिद की दीवारें। यहाँ हमें बौद्ध पूजा स्थल, बौद्ध लोगों का पूजनीय जगह जिसे स्थानीय लोग चंबा कहते हैं, दिखाई दिया। वहां पे बौद्ध लोगों का जो जगह है, स्थानीय जगह जहाँ पर पूजा करते हैं, वहाँ के जो लोग उसे क्या कहते हैं, चंबा, दिखाई दिया। पहाड़ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति खुदी हुई दिखाई दी। यह सैलानियों के लिए एक आकर्षण की केंद्र था। कारगिल और लेह के बीच में 3700 मीटर ऊंचा नामकुला दर्रा है। दोनों ओर रेत के टीले व सीधे खड़े पहाड़ दिखाई देते हैं। यहाँ इतनी ऊंचाई पर ही महिला भेड़ बकरियां चरा रही थी। जहाँ थोड़ी भी नमी के कारण घास का तिनका दिखाई देता, बकरियां ढूंढ ढूंढ कर उसे खा जाती थी, चट कर देती थी। दूसरा दर्रा हमें फतुल्ला 4100 मीटर ऊंचा मिला। 12 बज रहे थे, इसीलिए तेज हवा चलनी शुरू हो गई। फतुल्ला से नीचे सिंधु की घाटी तक 1200 मीटर की उतराई है। बीच में लामा गुरु का सुंदर गांव और रेतीला टीलों से बनी मिट्टी की विभिन्न आकृतियां वायु रक्षण के कारण बनी है। फतुल्ला के हादसे गांव अब तक की उतराई की जाती हुई सड़क सर्पाकार है, यानी बार बार वहां पर टर्न आ रहे हैं। खादसे गांव के बाहर चोरतैन है। चोरतैन यानी बुद्ध धार्मिक स्तूप वहां पर है। गांव इतना हरा भरा है कि लगता है कि हम रेगिस्तान के बीच में है। यहाँ की खुबानियां तो मशहूर है ही। यहाँ पर सेब भी होते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत, लेकिन रस और मिठास उनमें कम है। कारगिल से सुबह चलकर हम किसी तरह शाम को लद्दाख पहुंचे। लद्दाख की आबादी पिछले 15 वर्षों में कई गुना बढ़ गई है। यह पुराना व्यापार केंद्र जो भारत का ताशकंद और तिब्बत से व्यापारिक संबंध जोड़ता था, अब एक पर्यटक नगर का रूप ले रहा है। लेह की जनसंख्या 1961 के मुकाबले दुगनी से ज्यादा हो गई है। 1961 में यहाँ 3700 लोग रहते थे, जो 1981 में 87 हो गई है। लेह का स्वरूप भी बदल गया है। पहले यहाँ लोग खेती और पशुपालन पर आश्रित थे, अब पर्यटक उनका मुख्य व्यवसाय हो गया है। सन 1974 में जब पहले पहल यह क्षेत्र पर्यटक के लिए खोला गया, तो यहाँ पर केवल 551 पर्यटक आए। सन 1984 में इनकी संख्या 4200 हो गई। अधिकतर पर्यटक पश्चिमी देशों से आते हैं, जो तिब्बत से वर्जित प्रदेश होने के बाद लेह को देखकर संतोष करते हैं। पश्चिमी ढंग के होटल धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं, यानी पाश्चात्य संस्कृति को, जिसमें दैनिक खर्चा 400 रुपए तक आ जाता है। इसमें खाना पीना भी शामिल है। इसके अलावा निजी घरों में भी 40 से 100 रुपए रोज देकर पर्यटक रहते हैं। पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षक तो यहाँ का जीवन, रेगिस्तान की रंग बिरंगी पहाड़ियाँ जो हिम शिखरों को छूती हैं, वो पुरानी इमारतों में टीले पर बना लेह का राजमहल और बुद्ध मठ मुख्य यहाँ का केंद्र है। पर्यटन जहाँ लेह में रुपए लेकर आया है, उसके साथ कई समस्या भी पैदा हो गई है। लोगों का जीवन बाजार की अर्थव्यवस्था पर आश्रित हो गया है। प्राय यानी अक्सर सभी चीजें बाहर से आने लगी है। पहले गेहूं व जौ पैदा करते थे और लोगों की मुख्य खुराक सत्तू और मक्खन मिली नमकीन चाय होती थी, जो इस
ठंडे प्रदेश में शरीर को गर्म रखने के लिए जरूरी है। अब तो खेती में सब्जियां उगाई जाती हैं क्योंकि सेना और पर्यटकों के लिए इसकी मांग है। सेना भी सब्जी खाती है, पर्यटक भी। यहाँ 14 किलो तक की एक गोभी और 7 किलो तक की मूली हुई है। सब्जी बेचकर लोग चावल खरीदते हैं। सत्तू के लिए कम ईंधन की जरूरत पड़ती थी, अब ईंधन की जरूरत यानी आवश्यकता बढ़ गई है। जम्मू और कश्मीर की सरकार हर साल 10,000 क्विंटल जलाऊ लकड़ी यहाँ भेजती थी। कश्मीर घाटी में बढ़ते हुए वन विनाश को रोकने के लिए इसका परिणाम घटाकर आधा कर दिया है। रसोई गैस का प्रबंध तो कर लिया गया है, लेकिन जाड़े के दिनों में इसकी आपूर्ति नहीं हो सकती क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा यहाँ पर पड़ती है। गैस से यहाँ गुजारा नहीं किया जा सकता, बड़ा स्टॉक रखा नहीं जा सकता और जौ जिला का प्रवेश द्वार तो 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। गोबर के उपले भी अब जलाने को नहीं मिलते क्योंकि गेहूं जौ की खेती समाप्त हो जाने के साथ साथ चारे की भी कमी हो गई है। चाय सत्तू के लिए मक्खन बाहर से मांगना पड़ता है। हर साल 1 करोड़ रुपए के मक्खन की लद्दाख में और मुख्यतः लेह में खपत हो जाती है। 1 करोड़ मक्खन की। लद्दाख की ऊर्जा की समस्या को हल करने की दिशा में एक प्रयोग लद्दाख परिस्थिति केंद्र द्वारा किया जा रहा है। इस केंद्र की स्थापना 14 वर्ष पूर्व यानी 14 वर्ष पहले इंग्लैंड में जन्मी एक युवती हेलन ने की थी। किसने की थी? हेलन नामक एक युवती जो इंग्लैंड में जन्मी थी। हेलन 14 वर्षों से गर्मियों में लेह में रहती थी। यह केंद्र वर्ष में 200 दिन तक चमकने वाली धूप का घरों को गर्म रखने और खाना पकाने के लिए प्रयोग करने की दिशा में कार्य कर रही थी। इसके लिए उसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया गया है। लद्दाख के विकास के सिलसिले में लोग स्वर्गीय सोलन नोरबू को आदरपूर्वक याद करते हैं। वे लद्दाख में जन्मे पहले इंजीनियर थे। उन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा हासिल की और कश्मीर राज्य की सेवा में वे आ गए। सन 1947 में उन्होंने लेह में हवाई अड्डा बनाया। उसके बाद लेह श्रीनगर सड़क बनाई। वे लद्दाख के विकास आयुक्त रहे और सेवानिवृत्त यानी रिटायर होने पर राजदूत भी रहे। शेख अब्दुल्ला ने उन्हें मंत्री भी बनाया। लद्दाख में आज जो कुछ भी विकास दिखाई देता है उनका श्रेय यानी उनका जो वो किसकी वजह से हुआ? इन्हीं की वजह से। उनका श्रेय उन्हीं को जाता है। मुझे इस यात्रा के दौरान एक ऐसी विभूति मिली जिन्होंने 20 वर्षों में 17 लाख वृक्ष इस ठंडे रेगिस्तान में लगाए। इनमें 77% जो पेड़ है वो जिंदा है। ये है 57 वर्ष की नवांग सांगे। नवांग सांगे सन 1954 में लेह में फॉरेस्टर यानी वन कार्यकर्ता नियुक्त हुई थी। उसके बाद वे फॉरेस्ट रेंजर हुए। अपने सेवा काल में उन्होंने जांस्कर, नुब्रा, चांथनांग सर्वत्र पेड़ लगाए। 15,000 फुट की ऊंचाई पर चांगना क्षेत्र में उन्होंने 8 लाख पेड़ लगाए। नवांग सांगे को प्रारंभ में तो लोगों ने समझाने में बहुत कठिनाई होती थी। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि पेड़ होंगे भी। लेकिन नवांग सांगे ने कहा कि सन 1947 में तो पुराने बाग थे जो कबालियों के आक्रमण के समय तबाह हो गए, नष्ट हो गए, मिट गए थे। सेवानिवृत्ति यानी रिटायर होने के बाद नवांग सांगे अपने घर में खेती करते हैं। एक होटल भी उन्होंने बनाया है। नाती पोते से भर पूरा इनका परिवार है। वे पूजा में अपना समय बिताते हैं। मैंने उनको भगवान बुद्ध के इस उपदेश की हर व्यक्ति को अपने जीवित काल में कम से कम 5 वृक्ष लगाने चाहिए, हर वृक्ष की 5 साल तक रक्षा करनी चाहिए, याद दिलाई। उनकी आंखें उत्साह से चमक उठी। उन्होंने मुझे वचन दिया कि उनका शेष जीवन उनके अधूरे कामों को पूरा करने में, लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान को हरा भरा करने में ही लगेगा। सुंदर से पाठ के रचयिता है सुंदरलाल बहुगुणा।
तो इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा आज ही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।